विद्यार्थियों, आज हम लोग कहानीकार अज्ञेय पर बातचीत करेंगे। बांग्ला के रविंद्रनाथ ठाकुर और हिंदी के जयशंकर प्रसाद के बाद अज्ञेय तीसरे रचनाकार हैं जिनकी रचनात्मक परिधि में कविता के अतिरिक्त गद्य की अन्य विधाएं भी अपना विशिष्ट पहचान अर्जित करती हैं। अज्ञेय ने कविता के अतिरिक्त उपन्यास, कहानी, यात्रा संस्मरण, निबंध आदि विधाओं में भी प्रचुर और महत्वपूर्ण लेखन किया है। प्रेमचंद से हिंदी की यथार्थवादी कहानी की शुरुआत होती है और यह मानकर चला जाता है कि हिंदी कहानी को जीवन से जोड़ने की शुरुआत प्रेमचंद से हुई। प्रेमचंद की कहानियों की दुनिया औपनिवेशिक भारत की दुनिया है। इस दुनिया में किसान हैं, मजदूर हैं, स्त्रियां हैं, दलित हैं, यानी आधुनिक भारत की सामाजिक समस्याओं का एक मानचित्र प्रेमचंद के यहाँ है। प्रेमचंद की कहानी की इस परंपरा को बदलने का काम जैनेंद्र ने किया और एक तरह से हम कह सकते हैं कि जैनेंद्र ने जो सामाजिक ज़मीन थी प्रेमचंद की, कहानी को उस ज़मीन से हटाकर व्यक्ति के मनोविज्ञान में प्रवेश कराया। जैनेंद्र ने कहानियों को एक दार्शनिक आयाम दिया और मनोवैज्ञानिक आयाम भी। उसी श्रृंखला में, उसी कड़ी में आगे चलकर अज्ञेय आए और अज्ञेय ने हिंदी कहानी को न केवल एक नया मोड़ दिया बल्कि उसे एक नया चरित्र दिया और एक नई भाषा दी। अज्ञेय की कहानियों की पहचान इस रूप में है कि उन कहानियों में एक गंभीर बौद्धिक अनुशासन है और जैनेंद्र की दार्शनिकता से हिंदी कहानी को आगे ले जाने का काम अज्ञेय ने किया। अज्ञेय ने अपने लेखन की शुरुआत कहानी से की और 1929 में उनकी पहली कहानी लिखी गई जिज्ञासा, जो प्रकाशित हुई 1935 में। अज्ञेय की कहानियों की दुनिया में पर्याप्त वैविध्य है और उन्होंने जीवन के अनेक प्रसंगों पर कहानियाँ लिखी हैं, लेकिन सामान्यतः अज्ञेय की कहानियों के संसार का अगर वर्गीकरण किया जाए तो 4 मुख्य क्षेत्र हैं जिस पर अज्ञेय ने अपनी कहानियों को अवस्थित किया, आधारित किया। उसमें पहला क्षेत्र क्रांतिकारियों का जीवन है। अज्ञेय ने स्वयं इस बात का संकेत किया है कि मेरी कहानियों की शुरुआत क्रांतिकारी जीवन से होती है। हालांकि हिंदी में क्रांतिकारियों के जीवन पर अनेक लोगों ने लिखा है, जिसमें यशपाल और मनमथनाथ गुप्त महत्वपूर्ण हैं, लेकिन यशपाल और मनमथनाथ गुप्त की कहानियों में जो क्रांतिकारी हैं उनमें उनका बाहरी जीवन और उनकी गतिविधियां बहुत महत्वपूर्ण हैं। लेकिन अज्ञेय ने क्रांतिकारियों के बाहरी जीवन और उनकी राजनीतिक गतिविधियों से बाहर निकलकर क्रांतिकारियों की चेतना में प्रवेश किया, क्रांतिकारियों के मनोविज्ञान को समझने की कोशिश की। मसलन कि पुलिस की सीटी कहानी में क्रांतिकारी के मन में जो भय का भाव है उसे अज्ञेय ने रेखांकित किया और कहानी ये बताती है कि एक बच्चे की सीटी से पुलिस की सीटी का भय पैदा होता है क्रांतिकारी के जीवन में, जबकि बाहर उसे साहसी माना जाता है और स्वयं भी बाहरी जीवन में वह अपने को निर्भीक और साहसी महसूस करता है। इस तरह से अज्ञेय की क्रांतिकारी जीवन की कहानियाँ घटना परक न होकर क्रांतिकारी के मनोविज्ञान की बनावट और उसके मन की संरचना को उद्घाटित करती हैं। तो अज्ञेय की कहानियों का एक संसार क्रांतिकारियों के जीवन और उसके मनोविज्ञान से संबंधित है। अज्ञेय की कहानियों का एक दूसरा संसार
सैनिक जीवन से संबंधित है और अगे चूँकि सेना में रह चुके थे, इसलिए सैनिक जीवन के अनुभवों को और एक सैनिक के मनोविज्ञान को भी उन्होंने समझने की कोशिश की। मेजर चौधरी की वापसी सैनिक जीवन पर आधारित कहानियों की श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण कहानी है। अगे अपनी मूल प्रकृति में एक बौद्धिक चिंतक रचनाकार हैं। मननशीलता उनकी रचना में व्याप्त है, इसलिए उनकी कहानियाँ केवल जीवन का चित्र नहीं देती, बल्कि जीवन में चिंतन के माध्यम से जीवन की गहराई में प्रवेश करती हैं। इसलिए अगे की कहानियों की एक बड़ी दुनिया उनकी चिंतनशीलता से भी जुड़ी हुई है। कोठरी की बात जो 1937 में प्रकाशित हुई थी, उनकी चिंतनशील कहानियों की श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण कड़ी है और विजय मोहन सिंह और कुछ आलोचकों का मानना है कि ये हिंदी कहानी में एक नए मोड़ की तरफ इशारा करती है। तो अगे की कहानियों में चिंतनशीलता और ख़ास तौर पर वैसी ज़िंदगी में जो जेल में गुज़र रही है, जेल में एक कैदी की ज़िंदगी से उभरती हुई चिंतनशीलता के सूत्रों के आधार पर अगे ने कहानियाँ लिखीं। तो चिंतन और मनन भी उनकी कहानियों की एक मुख्य अंतर्वस्तु हैं। आपने पढ़ा होगा कि न केवल कहानियाँ और उपन्यास, बल्कि अगे की कविताओं का एक बहुत बड़ा हिस्सा भी उनकी चिंतनशीलता और मननशीलता से जुड़ा हुआ है। अगे दरअसल अपनी वैचारिक लड़ाई रचनाशीलता के मोर्चे पर लड़ते हैं और इसलिए उनकी रचनाएं केवल साहित्य और मनोविज्ञान और विचार को ही नहीं, बल्कि विचारधारा से उनकी टकराहट को भी व्यंजित करती हैं, उनको रेखांकित करती हैं। इस दृष्टि से अगे की कहानियों का एक बड़ा संसार उनकी चिंतनशीलता से जुड़ा हुआ है और कुछ आलोचकों का आरोप है कि चिंतनशीलता की अधिकता के कारण अगे की बहुत सारी रचनाएं, बहुत सारी कहानियां निबंध का आभास देने लगती हैं और उनमें कहानीपन का ह्रास होने लगता है। इसके अतिरिक्त अगे ने भारत विभाजन पर या भारत विभाजन की पृष्ठभूमि पर भी अनेक महत्वपूर्ण कहानियाँ लिखी हैं। हालांकि भारत विभाजन की त्रासदी पर हिंदी में यशपाल, कृष्णा सोबती, भीष्म साहनी जैसे रचनाकारों ने कलम चलाई है, लेकिन अगे ने भारत विभाजन की त्रासदी पर जो कहानियाँ लिखीं, उन कहानियों का विषय विभाजन के दौरान फैलती हुई सांप्रदायिकता और हिंसा मात्र नहीं है, बल्कि सांप्रदायिकता और हिंसा के कारण मानवीय मूल्यों में जो विघटन है, मानवीय आस्थाओं का जो क्षरण है, उस संकट को उन्होंने अपनी रचनाओं का आधार बनाया है। लेकिन अगे केवल संकट के और त्रासदी के रचनाकार नहीं हैं, बल्कि इस संकट और त्रासदी के भीतर जो छिपे हुए मानवीय मूल्यों के अंकुर हैं, उन अंकुरों के प्रति भी एक विश्वास और आस्था का स्वर अगे की कहानियों में मौजूद है। अगे ने एक अपनी कविता में अपनी आस्था को दर्ज भी किया है। एक जगह उन्होंने कहा है कि अभी न हारो मेरी अच्छी आत्मा, अभी मैं हूँ, तुम हो और मेरी आस्था है। मानवीय भविष्य पर, मनुष्य के स्वभाव पर, मानवीय संबंधों पर और मनुष्य की चेतना पर यह जो निष्कंप विश्वास अगे का है, वह कविता में भी है, उपन्यास में भी है और कहानियों में भी है। इस दृष्टि से शरणार्थी कहानी, जो विभाजन पर लिखी गई कालजयी कहानियों में से एक है, देखी जा सकती है। तो अगे की कहानियों का एक संसार उस त्रासदी पर है जो हिंदुस्तान के विभाजन के बाद पैदा हुई एक बहुत बड़े मानवीय संकट से जुड़ी हुई है। लेकिन इसके बावजूद
केवल वहाँ अंधेरा नहीं है, बल्कि उस अंधेरे में या उस अंधेरे के नेपथ्य में जो प्रतीक्षा करती हुई सुबह है, भोर है, या मनुष्य की जो आस्था और गुणवत्ता है, उसके पक्ष में भी अज्ञेय खड़े हुए दिखाई देते हैं। अज्ञेय की कहानियों का एक बड़ा संसार साधारण जिंदगी की दिनचर्या से या साधारण लोगों से जुड़ा हुआ है। मसलन कि हजामत का साबुन या देवी सिंह जैसी कहानियाँ, खितिन बाबू जैसी कहानियाँ, जो साधारण लोग हैं, उन साधारण लोगों की ज़िंदगी में मानवीय स्तर पर जो असाधारण गुण हैं, उस असाधारणता को भी अज्ञेय ने बहुत महत्व और आदर दिया है। हिंदी में और हिंदी की अकादमिक आलोचना में सामान्यतः अज्ञेय को एक मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार और कथाकार और कहानीकार के रूप में जाना जाता है। इसका मूल कारण ये है कि अज्ञेय घटनाओं को महत्व नहीं देते। अज्ञेय घटनाओं के स्थान पर घटनाओं का पात्रों के जीवन पर, पात्रों के मन पर पड़ने वाले प्रभाव को महत्वपूर्ण मानते हैं। इसलिए अज्ञेय ने घटनाओं, स्थितियों और बाहरी जीवन की कथा के स्थान पर व्यक्ति के भीतर जो घटित हो रहा है, मन के स्तर पर जो दुनिया बन रही है, या मन के स्तर पर जो जीवन की समझ विकसित हो रही है, या परिस्थितियों से होने वाली जो मानसिक प्रतिक्रियाएं हैं, वे अज्ञेय की कहानियों का संसार निर्मित करती हैं। इस लिहाज से मैं दो कहानियों का जिक्र करना चाहता हूँ जिनमें मानसिकता को या मन की बनावट को, मन की पहेली को समझने की कोशिश की गई है। हालांकि यह कोशिश केवल स्थूल स्तर पर नहीं है, बल्कि बहुत गहरे मनोविज्ञान के स्तर पर है। हीली बोन की बतखें और रोज, जिसे गैंग्रीन के रूप में भी हम जानते हैं, इन दो कहानियों का जिक्र मनोविज्ञान के संदर्भ में विशेष रूप से किया जा सकता है। पहले हम हीली बोन की बतखों को लेते हैं। यह पूर्वोत्तर भारत की एक स्त्री की कहानी है, जिस कहानी में हीली बोन नामक एक अविवाहित स्त्री है जिसकी उम्र 30 वर्ष के आसपास है। हीली बोन के पास बहुत सारी बतखें हैं। वह अपने बतखों से बहुत प्यार करती है, लेकिन एक दिन वह पाती है कि एक बतख कम हो गई है और धीरे धीरे बतखों की संख्या कम होने लगती है। अंततः वह एक सैनिक की सहायता लेती है पता लगाने के लिए कि आखिर बतखों के कम होने का राज क्या है। और पता लगता है कि कोई भेड़िया है जो रोज़ बाड़े में घुसकर उसके एक बतख को उठा ले जाता है या उठा ले जाती है। और अंततः एक दिन योजना बनाकर सैनिक रात में उस भेड़िए पर गोली चलाता है और भेड़िया भाग जाता है या भाग जाती है, ये पता नहीं चलता। लेकिन सुबह होने पर खून के निशान के आधार पर जब हीली बोन उस सैनिक के साथ अंततः वहाँ पहुँचती है जहाँ एक झाड़ी है और झाड़ी के आसपास थोड़ा पानी है, उस पानी के किनारे और झाड़ी की छाँव में एक मादा भेड़िया है, भेड़िया के बच्चे हैं और बगल में मरा हुआ नर भेड़िया है जो सैनिक की गोली से घायल था और अंततः उस बिंदु तक पहुँचते पहुँचते अपने प्राण त्याग देता है। यह दृश्य देखती है हीली बोन, विचलित होती है और वह लौटकर अपने बाड़े में आती है और एक एक करके अपने सारे बतखों की हत्या कर देती है। और जब सैनिक लौट कर आता है तो देखता है कि हीली बोन बदहवास पागल सी एक खंभे के किनारे पीठ टिकाकर बैठी है, उसकी आंखों में एक शून्य है और कहानी ख़त्म हो जाती है। हीली बोन का यह जो व्यवहार है, ये मनोविज्ञान के बहुत जटिल संदर्भों में से एक है
दरअसल मादा भेड़िए की आँखों में जो निस्सहायता है और बच्चों की आँखों में और व्यवहारों में जो एक कारुणिक उदासी है, वह एक प्रतिहिंसा का भाव पैदा करती है हिलिबोन में, और इस प्रतिहिंसा का शिकार होती हैं उसकी बतखें। तो आप देखते हैं कि यह कहानी मानवीय मनोविज्ञान के एक बेहद जटिल पहेलीनुमा अबूझ संदर्भ को रेखांकित करती है। उसी तरह से रोज कहानी अपने अंतिम पाठ में सिर्फ एक स्त्री यानी मालती की जीवनचर्या से उत्पन्न एक रास्ता और अनुर्वरता की आवृत्ति की कहानी नहीं है, बल्कि जड़ व्यवस्था के शिकंजे में फंसे हुए मध्यवर्गीय समाज की त्रासदी की कहानी भी बन जाती है। अज्ञेय की कहानियाँ व्यंजनाधर्मी कहानियाँ हैं, सांकेतिक कहानियाँ हैं। उनकी कहानियों में गहरी मनोवैज्ञानिकता के साथ प्रखर चिंतन के सूत्र भी जुड़े रहते हैं, और ख़ास तौर पर 1951 में प्रकाशित जयदोल की कहानियाँ इस बात को प्रमाणित करती हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि हिलिबोन की बतखें और रोज जैसी कहानियों में विचार और चिंतन का आरोपण नहीं है, जो सामान्यतः अज्ञेय की कहानियों पर आरोप के स्तर पर लगाया जाता है। उनकी कहानियों में और उनकी अच्छी कहानियों में सिर्फ विचार और चिंतन का आरोपण नहीं है, बल्कि रचनात्मकता के स्तर पर एक ऐसा उत्ताप है जो पाठक को झकझोरता है, पाठक को विचलित करता है और जीवन के नियतजन्य प्रश्नों के सामने खड़ा कर देता है। तो इस तरह से अज्ञेय की कहानियों की एक दुनिया मनोविज्ञान से बनी हुई दुनिया है। इसलिए उनकी कहानियों में प्रेमचंद की कहानियों की तरह सामाजिक घटनाएं नहीं हैं, बल्कि वो मन के आधार पर बनी हुई दुनिया है। अज्ञेय की कहानियों के संदर्भ में 2-3 बातें हम उनकी भाषा, उनके शिल्प के संदर्भ में भी करेंगे। पहली बात तो ये है कि अज्ञेय की कहानियों ने हिंदी कहानी की दुनिया में चिंतन की एक नई भाषा को प्रतिष्ठा दी। अज्ञेय की कहानियाँ वर्णन की कहानियाँ नहीं हैं, बल्कि उसमें विचार के, चिंतन के, दर्शन के बहुत गहरे सूत्र हैं, और इसलिए भाषा वहाँ पर सांकेतिक है। एक और बात कि अज्ञेय की कहानियों की भाषा प्रसाद की परंपरा की भाषा है। विद्वानों का मानना है कि अज्ञेय की कहानियों पर प्रसाद की भाषा का बहुत गहरा प्रभाव है। वही परनिष्ठित काव्यात्मक शब्दावली, वही प्रकृति और मन की वही गहराइयाँ जो प्रसाद की कहानियों में व्याप्त हैं, अज्ञेय के यहाँ भी दिखाई देती हैं। जैसे कुछ शब्दों का उल्लेख मैं कर रहा हूँ जो आभास देते हैं कि प्रसाद और अज्ञेय की रचनाशीलता में और रचनात्मक अनुभूति में एक बहुत गहरा संबंध है। मसलन वज्र हृदय, धूम्रपुंज, आत्म प्रवंचना, विस्तृत मरु, सम्मोहनी ज्योत्सना, ये शब्दावली संकेत करती है कि वे प्रसाद से बहुत गहरे स्तर पर प्रभावित हैं। अज्ञेय के यहाँ जो कहानी है उसका मूल उद्देश्य घटना के माध्यम से कथा कहना नहीं है। अपनी संपूर्ण कहानियों की भूमिका में अज्ञेय ने कहानी को दौड़ती लहर का गति चित्र माना है, और ये कहा है कि यथार्थ जिसको हम जानते और मानते हैं, यथार्थ एक मिथ्या धारणा है या आत्म प्रवंचना है। अज्ञेय यथार्थ को हमेशा विषयगत मानते हैं, वस्तुगत या विषयगत नहीं। इस तरह से अज्ञेय अपनी कहानियों में भाषा के माध्यम से जिस संसार की रचना करते हैं, वह संसार वस्तुगत नियमों से पहचान में आने वाला संसार नहीं है, बल्कि वह जीवन रचनाकार या व्यक्ति का मानसिक संसार है, जिस पर बाहरी जीवन के व्याकरण लागू नहीं होते, बल्कि जो अपने होने में ही स्वायत्त है,
चाहे वो जितना भी विस्मयकारी और विचित्र लगे, क्योंकि विस्मय और विचित्रता की गहरी जड़ें भी कहीं न कहीं मनुष्य के जीवन में ही होती हैं। इसलिए अज्ञेय ने अपनी कहानियों में उस संसार को प्रकट किया जिस संसार को हम बाहरी जीवन जीने की आदत में या तो भूल जाते हैं या उससे हम अनभिज्ञ रहते हैं। अज्ञेय की कहानियों का एक दूसरा पहलू उसके संगठन से जुड़ा हुआ है। यशपाल और प्रेमचंद की कहानियाँ कथानकों की कहानियाँ हैं, यानी उनमें कुछ घटनाएं हैं, उनमें कुछ परिस्थितियां हैं, उसमें कुछ पात्र हैं जिन्हें हम जानते हैं। लेकिन अज्ञेय की कहानियों में कथानक का निषेध है, इसलिए अज्ञेय घटनाओं से कहानी का निर्माण नहीं करते। प्रसाद की कहानियों में आप पाएंगे कि प्रसाद की कहानियाँ मानसिक अंतर्द्वंद्व की कहानियाँ हैं। एक ही व्यक्ति के भीतर, एक ही व्यक्ति की चेतना के भीतर जो दो परस्पर विरोधी भाव हैं, उनकी टकराहट ही प्रसाद की कहानियों को विशिष्ट पहचान देती है। आकाशदीप और पुरस्कार जैसी कहानियाँ दो भावों के बीच के टकराव को व्यंजित करने वाली कालजयी कहानियाँ हैं। अगर पुरस्कार को आप देखेंगे तो पुरस्कार में नागरिक कर्तव्य और वैयक्तिक प्रेम भावना के बीच में टकराहट है, और पुरस्कार की मधुलिका अपने ही प्रेमी के षड्यंत्र को विफल करने के लिए अपने राजा का साथ देती है और पुरस्कार के रूप में प्राणदंड मांगती है अपने प्रेमी के साथ खड़ी हुई। इसी तरह से आकाशदीप कहानी घृणा और प्रेम के द्वंद्व की कहानी है, क्योंकि चंपा नाम की लड़की जिस बुद्धगुप्त से प्रेम करती है, वह बुद्धगुप्त चंपा के पिता का हत्यारा है। पिता के हत्यारे से प्रेम की अनुभूति, इसलिए प्रेम और पिता के हत्यारे के बीच में एक बहुत गहरा द्वंद्व है, और उसमें भी अंततः वो निर्णय लेती है और बुद्धगुप्त को कहती है कि तुम मुझे अकेले रहने दो और छोड़कर चले जाओ, और बुद्धगुप्त चला जाता है। एक उदास ठहरा हुआ अंतहीन अकेलापन की नियति को झेलते हुए पात्र प्रसाद ने हिंदी कहानी को दिए। उसी श्रृंखला में अज्ञेय आते हैं। इसलिए अज्ञेय की कहानियाँ घटनाओं की कहानियाँ नहीं हैं, बल्कि वे कहानियाँ पात्रों की कहानियाँ हैं। ऐसे पात्रों की जो मानसिक स्तर पर परिस्थितियों से जूझते हैं और उन परिस्थितियों का कोई बाहरी निदान बाहर की ज़िंदगी में नहीं है। इसलिए ये कहानियाँ मनुष्य की नियत की कहानियाँ बनती हैं, और शायद यही कारण है कि ये कहानियाँ चूँकि घटनाओं पर आधारित नहीं हैं, इसलिए मानवीय चेतना में छिपे हुए सत्य के उद्घाटन के कारण ये कहानियाँ कालजयी बनती हैं और मनुष्य की शाश्वत नियति या उसकी गाथा भी। तो प्रेमचंद की परंपरा कैसे बदलती है हिंदी में, इसके सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण अज्ञेय हैं। अज्ञेय की कहानियों का एक और पक्ष कि जिस तरह से प्रसाद दार्शनिक जिज्ञासाओं और जीवन के मूलभूत प्रश्नों के रचनाकार हैं, ठीक वैसे ही अज्ञेय भी जीवन के मूलभूत प्रश्नों के रचनाकार हैं। लेकिन अज्ञेय में और प्रसाद में एक बुनियादी फ़र्क है, और फ़र्क ये है कि प्रसाद की कहानियाँ मूलतः भाव की कहानियाँ हैं। वे हृदय के रचनाकार हैं, चाहे वो कविता हो या फिर वह कहानी हो, भाव ही उनकी कहानियों की ज़मीन है। अज्ञेय ने सिर्फ ये फ़र्क किया कि हिंदी कहानी को भाव की ज़मीन से उठाकर उन्होंने विचार, चिंतन और बौद्धिकता की ज़मीन पर प्रतिष्ठित किया। इस तरह से भाव से बनी हुई कहानियों की जो दुनिया है, जो उसमें अमूर्तन है, उसमें थोड़ा सा जो रहस्य है, उसमें जो करुणा है, उसमें मानवीय जीवन की जो वीरानियाँ और उदासियाँ हैं, उनके स्थान पर एक ख़ास प्रकार का आधुनिक भावबोध
अज्ञेय की कहानियों में घटित होता हुआ दिखाई देता है। इसलिए बहुत सारे आलोचकों का यह मानना है कि अज्ञेय हिंदी कहानी में आधुनिक भावबोध के पहले रचनाकार हैं और आगे चलकर जिस नई कहानी का सूत्रपात होता है उस नई कहानी के बीज हमें अज्ञेय की कहानियों में दिखाई देते हैं। दो कहानियों का जिक्र मैंने किया, हिलीबोन की बतखें और रोज। ये कहानियाँ हिंदी कहानी की दिशा को ही प्रभावित नहीं करती, बल्कि ये कहानियाँ इस बात की सूचना देती हैं कि हिंदी कहानी अपनी सृजनात्मक ऊंचाई में और अपने सृजनात्मक ताप में कितनी महत्वपूर्ण, कितनी गहराई तक बैठी हुई, कितनी मैच्योर कहानियाँ हैं। इसलिए अज्ञेय ने हिंदी कहानी को एक वयस्कता दी, हिंदी कहानी को एक सृजनात्मक आयाम दिया, उसको एक नई पहचान दी। अज्ञेय की कहानियों का एक महत्वपूर्ण पहलू रोज़मर्रा का जीवन है। सामान्यतः अज्ञेय की कहानियों पर और स्वयं अज्ञेय पर इस बात का आरोप है कि अज्ञेय आभिजात्य मिजाज के रचनाकार हैं और उनकी कहानियों में साधारणतः सामान्य जीवन नहीं है। लेकिन अज्ञेय की कहानियों की एक दुनिया ऐसी भी है जिसमें महत्वहीन छोटे छोटे लगने वाले प्रसंग और लोग उनकी दुनिया को बनाते हैं। यानी जीवन के मामूलीपन में भी कहानी हो सकती है, इसका संकेत अज्ञेय की बहुत सारी कहानियाँ देती हैं। अज्ञेय की एक कहानी है जिजीविषा, जो कहानी एक भिखारी और भिखारन के प्रेम संबंधों की कहानी है और पृष्ठभूमि कलकत्ता का है। और कलकत्ता के एक इलाके में एक भिखारन है जो किसी पेड़ के नीचे पर्दा टांग कर रहती है और एक दिन एक भिखारी आता है। फिर दोनों के बीच बातचीत होती है। भिखारी भी वहाँ रहने लगता है और भिखारी और भिखारिन के बीच में एक रागात्मक संबंध विकसित होने लगता है जो एक पुलिस वाले को पसंद नहीं है, क्योंकि जब तक भिखारी नहीं था तब तक पुलिस वाला भिखारन के साथ हंसी मजाक कर लेता था, लेकिन भिखारी के आने के बाद इस प्रक्रिया में खलल पड़ता है और एक दिन वह भिखारी का घर उजाड़ देता है। घर क्या है, एक सामान्यतः बोरे का पर्दा है, वो उसे फाड़ कर फेंक देता है और भिखारी और भिखारन ये दोनों उस पेड़ के नीचे से उठते हैं और फिर एक दूसरी दिशा में चले जाते हैं। कहानी ख़त्म हो जाती है। तो आप देखेंगे कि यह कहानी, इस कहानी में जो प्रेम संबंध है, वो जो प्रचलित प्रेम कहानियों की परंपरा है, उस परंपरा को अज्ञेय कैसे मामूलीपन से तोड़ते हैं, यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है। इसलिए अज्ञेय की कहानियाँ केवल आभिजात्य की कहानियाँ नहीं हैं, वो जीवन के मामूलीपन और जीवन की साधारणता की कहानियाँ भी हैं। अज्ञेय ने कुछ कहानियाँ मनोविज्ञान की वृत्तियों पर, मनोवैज्ञानिक बिंदुओं पर भी लिखी हैं। मनोविज्ञान में जिज्ञासा मनुष्य की आदिम प्रवृत्ति है। अज्ञेय में यह जिज्ञासा दार्शनिक रूप में नहीं बल्कि एक साहित्यकार के रूप में है। जीवन के मूलभूत प्रश्नों से एक साहित्यकार किस प्रकार टकराता है, जिज्ञासा नाम की कहानी उसका एक ज्वलंत और सशक्त उदाहरण है। अज्ञेय की बहुत सारी श्रेष्ठ कहानियाँ आत्मकथात्मक शैली में हैं, आत्मकथन की शैली में हैं। द्रोही, क्षमा, गैंग्रीन, चिड़ियाघर, लेटर बॉक्स, मेजर चौधरी की वापसी, देवी सिंह, कोठरी की बात, सांप और कलाकार की मुक्ति जैसी कहानियाँ आत्मकथात्मक शैली में हैं। अज्ञेय की कहानियों में रूप और प्रयोग की विस्मयकारी विविधता है। वे शिल्प के स्तर पर भी प्रयोग करते हैं और अंतर्वस्तु के स्तर पर भी। इस तरह से अज्ञेय हिंदी कहानी को न केवल शिल्प के स्तर पर
बल्कि विषय के स्तर पर भी समृद्ध करते हैं। अगेय की कहानियाँ हिंदी के कहानी संसार में न केवल नया अध्याय जोड़ती हैं, बल्कि वे यह भी बताती हैं कि हिंदी कहानी की संभावनाएं और शक्ति का आकाश कितना बड़ा, कितना गहरा, कितना संभावनापूर्ण है। धन्यवाद।